नमस्कार, मैं अनुराग आज़ाद आप सभी लोगों के बीच में अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। मैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय, इसके बाद फिर जीएस के और अन्य विषय, अभी तो ये स्टार्टिंग की मेरी फर्स्ट क्लास है। इसके बाद जैसे-जैसे आप लोग आगे मुझसे जो भी उम्मीद रखेंगे या जिसके लिए आप मुझे बोलेंगे, मैं उस विषय पे आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। ख़ास करके पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट है और पॉलिटी में बहुत दिनों से पढ़ाता भी आ रहा हूँ ऑफ़लाइन मोड में, तो इसलिए मैंने अपने पहली क्लास की शुरुआत के लिए इस विषय का चयन किया है। और इस विषय में एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए और वनडे एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस में इससे जुड़े सवालों की जो विविधता है, उस पे एक अच्छी समझ जब आप सब लोगों की रहेगी, तो आप सभी लोग जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे अच्छे से हल कर पाएँगे। और इसी आशा के साथ मैं अपना पहला क्लास आप सभी लोगों के बीच में देने वाला हूँ और आशा है कि आप सभी को इससे एक बेहतर समझ मिलेगी और आप अपने प्रश्नों को अच्छे से डील कर पाएँगे। मैं बात करने वाला हूँ भारत के संवैधानिक विकास पे, क्योंकि अपने पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था का जो शुरुआती चरण है वो यहीं से शुरू होता है। तो मैं भारत के संवैधानिक विकास से ही बात करूँगा। तो भारत का संवैधानिक विकास एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा बनाए गए, अपनी सहूलियत के लिए बनाए गए तमाम चार्टर एक्टों से शुरुआत होती है और उसी से हमको संविधान बनाने या जनता को रेगुलेट करने के लिए राजा के अलावा कोई विधि का भी शासन हो सकता है, उससे हम लोग परिचित हुए। नहीं उसके पहले हम लोग पहले राजा और जो भी साम्राज्य थे, पहले दिल्ली सल्तनत में के क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कई शासक थे जिन्होंने अपने-अपने हिसाब से कई रूल रेगुलेशन बनाए, पर विधि द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया जो लिखित प्रमाण से विधि का शासन चल सके, उस पे आप लोगों ने देखा कि जो एक क्रमवार और कंट्रोल की जो पावर होती है, विधि की जो पावर होती है, जो नियम कानून के पावर होते हैं, वो कैसे पब्लिक पे इम्प्लीमेंट होंगे और कैसे उसकी चूक को छिपाया या उससे बचा जा सकता है। इन सब चीज़ों का विकास हम देखते हैं मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कानूनों से, और हम वहीं से ही चर्चा भी शुरू करने वाले हैं। तो हम आपको पहले ले चलते हैं यूरोप की तरफ, जहाँ से कि ये कंपनी बन के आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन यूरोप में होता है और वहाँ पे क्या था कि यूरोपी कई बहुत मात्रा में भारत आते थे और व्यापार करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 में भी आया और वो यहाँ से जब गया था तो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा वो लेके गया था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ मसाले को केंद्र में रख के पहला व्यापार इन लोगों ने शुरू किया। कंपनी का गठन होता है, कंपनी ब्रिटेन में बनती है और कंपनी के गठन के पीछे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 24 मेंबर की एक संस्था बनती है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 24 डायरेक्टर्स थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव वहाँ के ऐसे व्यापारी जो 500 पाउंड का शेयर उस कंपनी से खरीदते थे, वो चयन उनका करते थे और वही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विधि वगैरह बनाते थे और वही भारत में भी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए विधि बनाते थे। तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस क्रम में, फिर उसके बाद कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ जो है व्यापार किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति और व्यापार दोनों शुरू कर दिया। तो उसको दोहरा शासन की भी जो है, दोहरे शासन से भी हम लोग जानते हैं कि दोहरा द्वैध शासन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। फिर देखते हैं कि कंपनी ने सिर्फ व्यापार को समाप्ति कर दिया, एकदम राजनीति करने लगी। राजनीति करते करते फिर बहुत दमनकारी कानून उन्होंने इंडियंस के लिए बनाए और उन दमनकारी कानूनों का खिलाफत या विद्रोह के रूप में 1857 के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक कि कई इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी संबोधित किया है। 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो बनाए गए नियम कानून थे या जो इंडियंस पे उनके गवर्न करने की जो विधि थी, उसको सब समाप्त करते हुए ब्रिटेन का जो ताज था,
ब्रिटिश ताज के अंडर में इंडिया का शासन चला जाता है और फिर उन्होंने कुछ अधिनियम बनाए। तो वो किस क्रम में हुए, वही क्रम आप लोगों को आज उसका आर्डर समझाना है कि हाँ कब कैसे कैसे किन परिस्थितियों में कौन से एक्ट बने, वो सब हम आपको एकदम शुरुआती स्तर से बताते चलेंगे। तो ब्रिटेन के जो साम्राज्ञी थी, जो ब्रिटेन के उस समय ब्रिटिश ताज था, उसने अपने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को भारत में समाप्त कर दिया और उसने जो है डायरेक्ट अपने हाथ में शासन ले लिया। तो हम यही देखेंगे कि उसका आर्डर क्या था, किस क्रम में भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, ये हमारी हेडिंग होगी। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 2 चरणों में हुआ है। एक तो पहले कंपनी के माध्यम से, दूसरा जो है वो ब्रिटिश ताज के माध्यम से। और कंपनी को भी हमने बताया कि कंपनी पहले पूर्ण व्यापार करती थी, फिर वो राजनीति और व्यापार दोनों करने लगी, फिर वो राजनीति अकेले करने लगी। तो कंपनी ने भी भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको जो है 3 चरण में किया है। कौन कौन से? जब वो सिर्फ व्यापार करती थी, जब कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी तो उसने 2 एक्ट पारित किए थे। पहला क्या था? 1600 का एक्ट। 1600 का एक्ट का में इसमें ऐसे ओरली अभी बता दे रहे हैं कि इसमें क्या था, बाद में इसका बढ़िया से लिखित एक एक अधिनियम, एक एक एक्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस समय की भारत की दशाएं क्या थी, इंग्लैंड में क्या स्थिति थी, उस पर बढ़िया से चर्चा होगी। पर अभी एक ऐसे ओवरव्यू दे रहे हैं कि किसमें क्या हुआ था। तो 1600 का जो एक्ट था ये कुछ नहीं था, सिर्फ ये ब्रिटेन के साम्राज्ञी द्वारा प्राप्त एक राजलेख था कि जिसके माध्यम से वो एक लिखित दस्तावेज था जो उनको अनुमति देता था कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि 1600 में कंपनी आती है और व्यापार करती है, शुरू करती है। फिर देखते हैं कि 1726 में, ये 1726 है, 1726 में एक एक्ट लाना पड़ता है, क्योंकि तब तक भारत में बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी डेवलप हो चुकी थी कंपनी की, और यहाँ पे तीनों पे एक एक गवर्नर हुआ करते थे। तो वो 1726 का एक्ट बताता है कि ये तीनों जो गवर्नर हैं 1726 के एक्ट में ये बताया गया कि जो इंडिया के ये जो यहाँ पे एक, तो ये है बम्बई, बंगाल, मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे, तीनों प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे, ये सब कानून बना सकते हैं, भारत के लिए विधि बना सकते हैं। ये इस एक्ट में उनको अनुमति दी गई थी। तो ये है 1726 का एक्ट। फिर व्यापार, यहाँ तक कंपनी ने जो है, अब 1726 का एक्ट आया तो क्या कंपनी ने सिर्फ व्यापार 1600 से 1726 तक किया? नहीं, कंपनी ने व्यापार जो है वो 1600 से लेकर के, कंपनी जो है वो व्यापार 1600 से लेकर के 1765 तक किया था उसने। 1765 तक उसने क्या किया था? व्यापार किया था। फिर व्यापार और राजनीति दोनों, तो कंपनी जो है 1765 से लेकर के 1800, कंपनी 1665 से लेकर के 1857 तक, 1857 तक कंपनी ने व्यापार और राजनीति दोनों किया। 1857 आप देख पा रहे हो कि 1857 के बाद फिर यहाँ पे क्रांति हो जाती है, और क्रांति होने के बाद आप देखते हैं कि भारत की जो दशा होती है वो बदल जाती है। तो कंपनी ने कब कब क्या किया, ये सब अभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी ने या ब्रिटिश ताज ने भारत में संवैधानिक विकास कैसे, किस क्रम में किया। तो क्या क्रम है? पहले 1600 का एक्ट आता है, फिर 1726 का एक्ट आता है, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1786 का एक्ट आता है, फिर 1793 का एक्ट आता है, फिर 1813 का एक्ट आता है। मतलब ये सारे जो एक्ट आ रहे थे अभी तक कंपनी के गवर्नर या कंपनी की सहूलियत के लिए भारत में सारे एक्ट लाए जा रहे थे, जिससे कि भारत
कि जनता पे, भारत के राजाओं, नवाबों आदि पे नियंत्रण रखा जा सके, एक अच्छा नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और ब्रिटिश हुकूमत को और बहुत ज़्यादा पुख्ता करते हुए लोग चले जा रहे थे इन एक्ट के माध्यम से। हमने देखा, इन्हीं सब क्रम में हमने देखा कि एक्ट, अधिनियम या जो भी रेगुलेट करने का, जो भी ऑपरेट करने का भारत में तरीका है, संवैधानिक विकास का जो क्रम है, हमने यहीं से सीखा कि कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद फिर ये तो है जब व्यापार और राजनीति दोनों कर रही थी कंपनी, तब का है ये कि 1813 तक के एक्ट आए थे। फिर 1833 का एक्ट आता है। अब यहाँ से कंपनी सिर्फ राजनीति करती है। सिर्फ राजनीति करने का मेरा जो आशा है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि 1833 का एक्ट आता है। 1833 के एक्ट में इनके जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनमें उनकी कार्यकारिणी परिषद भी बन चुकी थी तब तक। तो उसमें एक विधि सदस्य को भी अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। और वो पहला आप जानते हैं कि, जैसे आप नहीं भी जानते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा भी, कि लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में स्वीकृति मिलती है और वो जो है इस गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हो जाते हैं। फिर 1853 का एक्ट आता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, वही पुरानी चीज़, कंपनी के हथकंडों को या कंपनी की पावर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए विधिक प्रावधान थे कि हाँ भाई, इससे भी जो है भारत की गवर्नमेंट या मतलब भारत की जनता को कार्य से नियंत्रित किया जा सके। फिर क्या हुआ कि 1853 हुआ। 1853 के बाद आप जान रहे हैं कि 1857 की महान क्रांति हो गई। 1857 की जब क्रांति होती है तो इन सारे कंपनी के ताम झाम को ब्रिटिश ताज एकदम मौके में थी, ब्रिटिश ताज की कैसे भी करके इनको अगर जैसे थोड़ी सी भी फॉल्ट पाते हैं तो खत्म करते हैं और डायरेक्ट जो है अपना शासन भारत पे उपनिवेशवाद के तौर पे लाद देते हैं। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्रांति हो गई तो कंपनी को ये हवाला देते हुए कि आप लोग भारत में जाके दमनकारी नीति बना रहे हैं और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पे ब्रिटेन की छवि जो है खराब हो रही है, तो इसको मद्देनजर देखते हुए उन लोगों ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया और सीधा सीधा अपने हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथ में इंडिया का जो है वो शासन चला जाता है। तो उसने 1858 का एक्ट लाया। कौन लाया? अब ये ब्रिटिश ताज द्वारा सारे एक्ट पारित किए जा रहे हैं। इससे मतलब ब्रिटिश ताज का मेरा मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो ब्रिटेन की संसद है वो अब भारत के लिए अधिनियम बना रही। अभी तक कंपनी और उसके गवर्नर जनरल बनाते थे, मगर अब कौन बना रहा है? अब ब्रिटिश ताज डायरेक्ट इसको मतलब ब्रिटेन की संसद से रेगुलेट किया जा रहा है। वहाँ पे क्या हुआ, 1858 की क्रांति, 57 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट बना और उसमें डायरेक्ट कह दिया गया कि भारत के लिए एक गृह सरकार बना दी गई ब्रिटेन में ही, उसका इंडिया से कोई मतलब नहीं था, तो वो वहीं ब्रिटेन में ही थी। ऐसा नहीं है कि गृह सरकार बन गई है तो वो इंडिया में आके काम करेगी, इसके यहाँ पे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यहाँ पे लाएगी, ऐसा नहीं था। वो ब्रिटेन में ही स्टेब्लिश थी, पर वो इंडिया के लिए सारे काम करती थी, इसलिए उसको गृह सरकार वहाँ नाम दिया गया था। तो 1858 का एक्ट आता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। यहाँ से एक्ट के नाम चेंज हो जाते हैं क्योंकि अब डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे कि इधर जितने थे वो सारे सुधार के लिए किए गए एक्ट थे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या रेगुलेटिंग एक्ट या कोई सा भी एक्ट था। एक्ट का मतलब हमने आपको बताया कि एक्ट का मतलब होता है राजलेख, मतलब राजा द्वारा प्राप्त आज्ञा या सम्राट द्वारा प्राप्त की हुई आज्ञा या आदेश, तो वो एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। मगर जब ब्रिटिश ताज के डायरेक्ट हाथ में आता है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है ब्रिटेन की संसद, तो उसके लिए सारे जो संविधान बनते हैं, जो भी विधि बनती है, उसके नाम बदल दिए जाते हैं, वो बदल जाते हैं। तो क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861 पहला था, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 को आप लोग जानते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है ऐसा नियम था जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। जैसे अभी अपने यहाँ इंडिया में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस समय का ये
छोटा मोटा पूरा संविधान ही था। इसी को इसमें से अपने संविधान में इस अधिनियम से बहुत सारी चीजें उधार ली गई हैं, मतलब इसी से डायरेक्ट कट और पेस्ट कर दिया गया है। इसीलिए कहते हैं बहुत से जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि जो भारत की संविधान सभा थी या भारत का जो संविधान है वो उधारों का थैला है। आगे चल के जब हम भारत की जो संविधान सभा है उसकी जब आलोचना लिखेंगे, उसके बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे ये बिंदु जरूर मेंशन होगा कि क्या भारत का संविधान उधारों का थैला है कि नहीं है। अगर थैला है तो क्या है, और अगर उधारों का थैला नहीं है तो क्या है। तो इस पे हम लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग के चलते ध्यान में रखना होगा कि हाँ, अगर हमको ये दे दिया जाए कि भारत के संविधान सभ्यता के आलोचना के तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं, या यही कह दे कि सिर्फ एक लाइन आपको दे दे कि भैया आप ये बताइए कि क्या भारत का जो संविधान है उधारों का थैला है, टिप्पणी करें, तो आपको उसके दोनों पक्ष पता होने चाहिए कि उसका नकारात्मक तथ्य क्या है, उसका सकारात्मक तथ्य क्या है। तो आगे उसको हम आगे आने वाली क्लासों में एकदम बढ़िया डिटेल में बात करेंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे कि हाँ क्या है कैसे है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, क्योंकि फिर इसी के बीच में कैबिनेट मिशन वगैरह सब आ गए थे, तो क्रिप्स मिशन भी आ गया था। तो ये सब बताते थे, ये सब अपने अपने उद्देश्य में कहते थे कि जो है आप भारत के लिए एक जो है उनको स्वायत्तता दी जाएगी, राज्यों को प्रांतों में, केंद्र में द्वैत शासन। इसके माध्यम से कई बार इनकी झलक जो है दिखी कि हाँ जो है ये भारत के लिए अब जो है, यहाँ तक बात जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ये लगने लग गया था, वैश्विक स्तर पे लोगों ने देखा था कि अब भारत को बहुत ज़्यादा दिन तक ये लोग इस भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं, और भारत को इन्होंने अपनी विधि निर्माण प्रक्रिया के लिए चुनाव करवाए कि आप अपनी संविधान सभा का गठन करें और अपने लिए एक अच्छा संविधान बनाएं। और हमारे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो उस समय के शिक्षित वर्ग थे, या जो उस समय का हमारा युवा था, या बहुत से ऐसे विचारक थे जिन्होंने संविधान सभा में अपना अपना सहयोग दिया और हमारे लिए एक बहुत बढ़िया संविधान तैयार किया। तो हमें तो उन लोगों ने तो 60 देशों का संविधान लगभग वाचन किया, उनका 3 वाचन हुए संविधान बनने के दरमियान। संविधान जो बन गया तो उसके 3 वाचन हुए, फिर उसमें से छांट छांट के देखा गया कि हाँ भारत की संस्कृति, धर्म और यहाँ की विविधता को देखते हुए जो प्रावधान हम अन्य देशों से ले रहे हैं क्या उसको आहत तो नहीं कर रहा है। उन सब चीज़ों को छांट छांट के बहुत ही बेहतरीन चीज़ों का संकलन हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान के लिए किया। फिर अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस पे जो है 4 चांद लगा दिया उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। उन्होंने उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से आप लोग देखेंगे, और प्रस्तावना में बहुत सारी सटीकता के साथ एकदम विधि द्वारा एकदम सर्वमान्य एकदम सबकी सर्वसम्मति को प्रदर्शित करते हुए भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का संकलन किया। इसमें समय भले बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लग गया, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। जैसे ये एक आलोचना ये भी कहती है कि भारत की संविधान सभा की जब आलोचना का तथ्य आता है, जैसे हमने बताया कि उधारों का थैला है, वैसे ही एक आलोचना ये भी है कि वो उसमें ये कहते हैं कि समय की बर्बादी। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, और कई जो विचारक हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई किसी भी चीज़ में किसी भी अच्छी चीज़ को बनाने के लिए यदि अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समय की बर्बादी है, वो समय का अच्छा उपयोग माना जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दें कि अब क्या करना है, कैसे कैसे हमको भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में चीज़ों को पढ़ना है, और अपनी इस समझ को विकसित करते समय किन किन टॉपिकों को कायदे से पढ़ना है, किन पे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। इसको पढ़ाने के बाद मैं प्रीवियस ईयर भी जो होगा वो आज तक भारत के संवैधानिक विकास से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी सॉर्ट आउट कराऊंगा। तो देखते हैं क्या है। फाइनल एक
राउंड चलते हैं, फाइनल राउंड में चलते हैं। फिर क्या देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास 2 क्रम में हुआ। पहला कंपनी ने, फिर दूसरा ब्रिटिश ताज ने। ब्रिटिश ताज ने और कंपनी ने। कुछ प्रावधान कंपनी द्वारा किए गए, कुछ प्रावधान ब्रिटिश ताज द्वारा किए गए। और कंपनी को भी हम अपनी सुविधा अनुसार बांट दिए हैं कि कंपनी ने कौन कौन से एक्ट पारित किए। तो कंपनी जब व्यापार कर रही थी तब भी, और कंपनी कुछ समय के लिए व्यापार और राजनीति दोनों कर रही थी। फिर कंपनी सिर्फ राजनीति कर रही थी। तो जब व्यापार कर रही थी तो सिर्फ 2 हमको याद रखने हैं, एक 1600 का एक्ट, दूसरा 1726 का एक्ट। क्लियर। फिर दूसरा, जब व्यापार और राजनीति दोनों कर रही थी कंपनी, तब क्या क्या ले आई प्रावधान। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का एक्ट, फिर 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट। इतने जो एक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्ट, लगभग 6 एक्ट जो मूल रूप से हैं, वो जो है ये भारत में जब कंपनी व्यापार और राजनीति दोनों प्रोसेस से गुजर रही थी तब उसने 6 एक्ट भारत पे पारित किए थे। फिर जब राजनीति कर रही थी तो सिर्फ 1843 और 1853 के, क्योंकि 53 के बाद फिर 57 में क्रांति हो गई थी, तो ये पूरी सत्ता जो है ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश ताज के पास। तो ब्रिटिश ताज का मतलब ब्रिटेन की संसद। फिर उन्होंने जो एक्ट पारित किए वो है 1858 का एक्ट। इस एक्ट को भारत के बुद्धिजीवियों ने ही, भारत में जो पढ़े लिखे वर्ग थे, इस एक्ट ये जब भारत में पारित हुए तब लोगों ने कहा था कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब संविधान, मतलब मैग्ना कार्टा का आशा ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अधिकार पत्र, ये भारत का अधिकार पत्र है और ये भारत को जो है बहुत अच्छी स्थिति की ओर ले जाएगा। आगे हम इसकी विवेचना में पढ़ेंगे कि हाँ इसका प्रभाव क्या पड़ा और इसको कंपनी ने, ब्रिटिश ताज ने किस उद्देश्य से पारित किया था और इंडिया के लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। आगे चल के इसको देखेंगे। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आती है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो के सुधार के नाम जानते हैं। और इसको फिर भारत परिषद अधिनियम आता है, फिर इसको मतलब भारत परिषद अधिनियम 1919, ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम, सुधार के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में होता यह था कि मार्ले और मिंटो 2 आदमी होते थे, एक वहां पे था इंग्लैंड में और एक यहाँ का वायसराय रहता था। एक सचिव रहते थे, एक वायसराय रहते थे। तो ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड का भी सुधार था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 आता है, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत बेहतरीन और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसकी जितने भी मतलब 3D डायमेंशन में इस पे बात करेंगे कि हाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है। और इसका भारत के संविधान पे चूंकि बहुत गहरा असर है, बहुत अच्छा संबंध है आज के संविधान से, तो हम देखेंगे कि यहाँ के कौन कौन से प्रावधान को एकदम कट एंड पेस्ट किया गया है और किसमें कहाँ तक किस आधार पे उसमें सुधार करके और भारत के संविधान में रखा गया है। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है और बात खत्म हो जाती है। फिर भारत में संविधान सभा का गठन तो 46 में हो ही गया था। फिर आप लोग जानते हैं कि उसका जो प्रारूप समिति बनी, कुल 8 बड़ी समितियां बनी, 8 छोटी समितियां बनी। 8 बड़ी समितियों में प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति कार्य समिति बनी, कार्य संचालन समिति बनी, झंडा समिति बनी, इत्यादि करके 16 छोटी बड़ी समितियां हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो है भारत का संविधान बन के तैयार होता है। और जब भारत का संविधान बन के तैयार होता है तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ इसको हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं। और फिर हम आगे क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि इन सब अधिनियम के अंदर क्या था। इन सब एक एक अधिनियम को फिर हम लोग, जैसे अभी यहाँ पे सब एक कंसाइज वे में हमने लिख दिया है कि हाँ ऐसे ऐसे इस क्रम में विकास हुआ था। अब एक एक एक्ट को उठाएंगे और एक एक एक्ट को पढ़ाते हुए उस पे जो प्रीवियस ईयर बने हैं उस पे चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आशा है ये आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना प्यार दें।
और ठीक है, धन्यवाद।